हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र का एक नया विषय है जिसे कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। आपने नाम भी सुना होगा, डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत सारी जगह आपको पढ़ने को मिला होगा। इसको ओपन स्कूलिंग भी कहते हैं, ओपन बोर्ड भी कहते हैं, कई बार ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो कई अलग अलग नामों से इसको जाना गया। तो हम क्या क्या इसके नाम हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके अंग हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सारे बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं आज सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। अब देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन, जैसा कि अंग्रेजी में भी डिस्टेंस माने दूरी और यहाँ भी दूरस्थ लिखा है, इसी को हम दूरवर्ती शिक्षा भी कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन यानी ऐसी शिक्षा, सीधे इसको समझना है कि ये है क्या। दूरस्थ शिक्षा यानी जो दूर से दी जाने वाली शिक्षा, या ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षा देने वाला और शिक्षा लेने वाला आमने सामने नहीं होते, यानी छात्र और अध्यापक आमने सामने नहीं होते। सबसे बड़ी बात, ये अध्यापक अन्य स्थान पर होता है और छात्र अलग स्थान पर होता है। ये क्लास की तरह, कक्षा की तरह आमने सामने संवाद नहीं करते। इनके बीच में आपसी संप्रेषण, सीधा संवाद नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं, अपने आपस में आमने सामने नहीं होते। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब दूर से दी जाने वाली शिक्षा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब मैं इसकी अगर थोड़ी सी बात करूं तो इसी दूरस्थ शिक्षा को हम दूरवर्ती शिक्षा भी कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा, ये इसी का नाम है। मुक्त शिक्षा भी इसी को हम कहते हैं। मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, ये सब मैं इसके नाम बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी को मुक्त शिक्षण भी कहते हैं। ये सब इसी के पर्याय हैं। स्वतंत्र अध्ययन भी इसको कहते हैं। इसी को गृह अध्ययन भी कहते हैं। स्वतंत्र अध्ययन, गृह अध्ययन, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षण, ये काफ़ी इसके बहुत सारे नाम हैं। इसी को हम एक और नाम भी इसका कह सकते हैं, बाह्य अध्ययन। बाह्य अध्ययन, ये भी इसी का नाम है। तो देखिए, इनको हम थोड़ा सा बारी बारी से समझना चाहेंगे कि है क्या, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। दूरस्थ मतलब दूर से शिक्षा। दूरवर्ती, इसका अर्थ भी वही है, ये भी दूर से दी जाने वाली शिक्षा है। इसका अर्थ भी वही है, सॉरी वर्ती डबल आ गया, दूरवर्ती, सॉरी ये दूरवर्ती है। दूरवर्ती शिक्षा। मुक्त शिक्षा, मुक्त मतलब इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसमें कोई बंधन नहीं होता, बहुत हार्ड और फास्ट जो है इसके नियम नहीं होते। जैसे औपचारिक शिक्षा में, जब औपचारिक शिक्षा होती है तो उसमें नियम के अनुसार समय पर विद्यालय जाना, समय पर क्लास पढ़ना, टाइम वाइज, विषय वाइज अपनी घंटी का अध्ययन करना, फिर टाइम पर वापस आना, एक नियमित कार्यक्रम होता है, नियोजित कार्यक्रम होता है, जिसमें नियमों का प्रतिबंध होता है। और इसमें वो प्रतिबंध नहीं होते, ये मुक्त होती है, बिना किसी बंधन के होती है, लचीलापन इसमें होता है। कहीं भी आदमी अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे वैसा पढ़ सकता है। ये इसकी विशेषता है। बाह्य अध्ययन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्कूल के अंदर नहीं होता। विद्यालय के अंदर दी जाने वाली शिक्षा एक प्रकार की नियमित शिक्षा है और ये स्कूल से बाहर की शिक्षा है, जो अपने घर पर छात्र अपने अध्ययन जो है अपनी स्वेच्छा से अध्ययन करता है, इसलिए इसको बाहरी अध्ययन कहा गया है। मुक्त अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना।
आप जब विद्यालय में जाते हैं तो क्लास में कई बार आपको सीखना, आपका मन नहीं है आज पढ़ने का, लेकिन आप क्लास में बैठे हैं तो टीचर के सामने हैं तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो क्लास में आपको डांटनी पड़ सकती है। यहाँ ऐसा बंधन नहीं है, ये मुक्त अधिगम है, यानी खुला अधिगम है। आपका मन है सीखने का तो सीखिए, नहीं है तो नहीं है, जब आपका मन हो जाए तब सीखिए। तो मुक्त अधिगम और मुक्त शिक्षण, ये भी जो टीचिंग है, ये जो अध्ययन है इस प्रकार का, इसमें कोई बंधन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। शिक्षण मतलब टीचिंग करना, पढ़ाना, तो ये बंधन नहीं है इसमें कि आप क्लास लगी आपको क्लास में बैठना ही बैठना है। ये मुक्त है, स्वतंत्र अध्ययन है। आप जब चाहें, जब आपका मन हो, जब आपके पास समय हो, जब आपके पास फुर्सत हो, किताब निकाली, पढ़ने बैठ गए। मन नहीं है पढ़ने का तो नहीं पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है ये आप तय करेंगे, कहाँ पढ़ना है ये आप तय करें, घर में बैठ के पढ़ें, बाहर बैठ करके पढ़ें, कहीं भी आपका मन हो। तो ये स्वतंत्रता है आपको पढ़ने के लिए। और गृह अध्ययन यानी यह पढ़ाई आप घर पर रहकर करते हैं। घर पर अर्थात आप जहाँ भी रहें, शहर में रहें, गांव में रहें, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप अपना कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं रह कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये गृह अध्ययन हो गया। सॉरी। तो ये इसके सारे नाम थे जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। इन्हीं इसको आप शॉर्ट में समझिए। दूर से दी जाने वाली शिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ये सभी नाम कहते हैं, जिसमें अध्यापक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित नहीं होते, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली शिक्षा है। इसको अप्रत्यक्ष शिक्षा भी कहते हैं, वो भी इसका एक नाम है। खैर, ये चर्चा नामों पे हुई। इसका आप नाम नोट करना चाहें तो कर लीजिए, मैं इसको आगे मिटा के फिर आगे बढ़ता हूं। तो ये आप नाम नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। तो ये दूरवर्ती यानी डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको ये भी बता दूं थोड़ा सा, जब हम बात, कई बार हमने पिछले वीडियो में मैंने एक चर्चा की थी अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो ये जो अब किस श्रेणी में इसको रखेंगे हम, तो ये जो एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें कोई निश्चित स्थान नहीं है, निश्चित बंधन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, निश्चित पाठ्यक्रम तो है, लेकिन ये अनौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखी जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। आधुनिक प्रणाली, अभी मैंने इसे बताया कि इसमें कोई फिक्स स्थान नहीं है, लेकिन इसमें समय की नियोजितता नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, अपनी स्वेच्छा से कहीं पर भी आदमी पढ़ सकता है। और ये जो शिक्षा रखी गई है अनौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखी गई है, जबकि इसमें डिग्रियां भी प्रदान की जाती है और क्या नाम है, डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका स्वरूप आधुनिक अनौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखा गया है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात, इसको समझ लीजिए आप। अब हम बात करते हैं इस शिक्षा के अंगों की, कि दूरस्थ शिक्षा के प्रमुख अंग क्या हैं। दूरस्थ शिक्षा के अंग, जब हम इसकी बात करते हैं अंगों की, तो अंग से तात्पर्य कि वो सभी पार्ट्स, वो सभी अवयव या वो सभी तत्व जिनसे मिलकर इस डिस्टेंस एजुकेशन का निर्माण हुआ है। इसमें सबसे पहला आता है मुद्रित सामग्री, नंबर 1, मुद्रित सामग्री। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। आपने देखा होगा कि आप जब ओपन बोर्ड से या डिस्टेंस एजुकेशन लेने के लिए किसी संस्था में फॉर्म भरते हैं, होता क्या है इसमें, बेसिकली आप ऑनलाइन, आज तो कंप्यूटर का युग है, नेट का युग है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। पहले ऑफलाइन भी भरे जाते थे, फॉर्म जमा किया तो इसी का मैं जब नाम बता रहा था उसमें एक पत्राचार शिक्षा है, वो भी इसी का नाम है, वो छूट गया था, सॉरी, जैसे याद आ रहा है,
अभी आप ध्यान रखेंगे, पत्राचार शिक्षा भी इसी को कहते थे। तो पहले पत्राचार का मतलब ये था कि आपने फॉर्म भर दिया और डाक के द्वारा आपके पास आपकी किताबें सिलेबस की आ गई, जिन जिन विषयों में जिस क्लास के लिए आपने फॉर्म भरा है, और वो किताबें आप घर पे पढ़ करके फिर आप एग्ज़ाम देते थे। तो पत्राचार प्रणाली कहते थे। लेकिन उस पत्राचार प्रणाली में होता क्या था कि जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, यानी छपा हुआ प्रिंटेड मटेरियल, जिसको मुद्रित सामग्री कहते हैं, ये दिया जाता है और उसको पढ़ने के बाद छात्र स्वयं उसको पढ़ता है और उसका अध्ययन करके पेपर देता है। तो ये पहला पार्ट है इसका। आज भी यही होता है कि आपने फॉर्म भरा, चाहे ऑफलाइन भरा हो चाहे ऑनलाइन भरा हो, तो आपको किताबें दी जाती हैं और वो किताबें बाकायदा आप घर पे उनका अध्ययन करते हैं। उसके असाइनमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी व्यवस्था होती है जहाँ जहाँ उसमें आज जमा कराते हैं, तो उसमें कुछ नंबर आपको असाइनमेंट में दिए जाते हैं और बाकी आपके जैसे 20% नंबर असाइनमेंट में और 80% आपके एक्सटर्नल में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें दिए जाते हैं। और उसके आधार पर आपको प्रोन्नत या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपको कर दिया जाता है। तो इसकी मुख्य जो चीज़ है, अंग है, वो है प्रिंटेड सामग्री। और ये मुद्रित सामग्री इस प्रकार से छपी होती है कि छात्र स्वयं इसको पढ़ता है और स्वयं इससे सीखता है। स्व अनुदेशात्मक सामग्री इसको बोल सकते हैं आप, यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। इसके बगैर अगर ये सामग्री ना हो तो ये डिस्टेंस एजुकेशन कैसे चलेगी? यदि ये सामग्री नहीं होगी, किताबें नहीं होगी, तो पढ़ेगा क्या बच्चा? तो ये बहुत मुख्य पार्ट है इसका। दूसरा, मैं इसका जो अंग की बात करूँ तो रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण। देखिए, रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण, आपने देखा होगा बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर आज रेडियो में, टीवी पर बहुत सारे चैनल हैं जो विशेष विषयों को लेकर के व्याख्यान देते हैं, उन पर अपना जो है विचार रखते हैं और वो सब किसी न किसी विषय से संबंधित होते हैं। लेकिन आज व्यवस्था है, दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल आप खोल करके देखेंगे टीवी में, तो प्रत्येक विषय पर एक समय निर्धारित है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी क्लास चलेगी, किस विषय की और किस विषय को कौन पढ़ाएगा, तो वो कार्यक्रम निर्धारित रहता है। तो ये भी शिक्षण का एक बहुत बढ़िया माध्यम है और है वो भी डिस्टेंस, क्योंकि टीवी में जब आप कार्यक्रम देख रहे होते हैं तो आपके सामने टीवी होता है, लेकिन जो टीवी में आपको लेक्चर दे रहा होता है वो आपको नहीं देख पाता और आप आपको केवल स्क्रीन पे देखते हैं, तो वहाँ भी आप आमने सामने नहीं होते। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन का ये भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है, रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण, जिससे एक ही स्थान पर बहुत सारे लोगों को शिक्षित किया जा सकता है एक स्थान से। यानी टेलीविज़न में एक आदमी लेक्चर देता है, उसे लाखों करोड़ों लोग एक अपने अपने घर पर बैठकर सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ये इसका एक मुख्य साधन है। और इसके लिए जब ये व्याख्यान आते हैं तो विशेष रूप से इसके ऑडियो कैसेट भी मिल जाते हैं, आपको वीडियो मिल जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं, उससे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तीसरा बिंदु है दृश्य और श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, दोनों एक ही बात है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, दृश्य यानी देखी जाने वाली और सुनने वाली श्रव्य सामग्री। अब ऐसी सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसमें टीवी आता है। टीवी में आप व्यक्ति को देख भी सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो आपका जो है केवल श्रव्य सामग्री में आएगा, इसे आप सुन सकते हैं, इसमें जो आदमी बोल रहा है उसको आप देख नहीं सकते हैं। तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री, रेडियो और दूरदर्शन, और इस तरह के अलग से बहुत सारे सामान होते हैं। आपके कैसेट हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जिनके ये श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ, आपका पीपी स्लाइड, प्रोजेक्टर हो गया, जहाँ प्रोजेक्टर पर आप स्लाइड के द्वारा जो है बना करके पढ़ सकते हैं। चलचित्र होते हैं जो स्क्रीन पर चलाए जाते हैं, उनके द्वारा सीखते हैं। तो ये सारी श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी हमारे जो है दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें ये ऑडियो वीडियो वगैरह जितने भी आप देखना चाहें, जिस विषय पर चाहें उस पर आपको मिल जाते हैं। और इनकी जगह आज जो है यूट्यूब ने ले ली है। मोबाइल में बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं,
कि जो इन चीज़ों का कार्य कर रहे हैं, आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ये हुई दृश्य और श्रव्य या श्रव्य दृश्य सामग्री की बात। अगला जो साधन है आपका वो है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में आप कुछ भी काम सीख सकते हैं। अपने जो आप सीख रहे हैं उसके लिए आप कंप्यूटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुनिया भर के कोई सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिनसे आप कंप्यूटर में लगा करके ज्ञान बढ़ा सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, चाहे वो शिक्षण का ज्ञान हो, चाहे वो टाइपिंग का ज्ञान हो, कौन सा काम कैसे किया जाए, किसको हम कैसे सीख सकते हैं। दुनिया भर के ऑडियो कैसेट आते हैं, सीडीएँ आ रही हैं, वो लगा सकते हैं, पेन ड्राइव आ रहे हैं, इस तरह के मटेरियल आ रहे हैं जिनका आप कंप्यूटर में प्रयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस तरह के आ गए, अब तो नए नए ऐप आ रहे हैं, उनको प्रयोग करके बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज तो आप खेल भी जो है कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहे हैं, मोबाइल से सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया साधन है इसका। अगला है अध्ययन केंद्र। अभी मैं जब पिछला टॉपिक बता रहा था तो उसमें मैंने लिखा था परिसर मुक्त शिक्षा, और यहाँ पर इसमें एक परिसर युक्त शिक्षा भी है। इसी को हम परिसर युक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जहाँ ये सेंटर होते हैं वहाँ स्टडी सेंटर बने रहते हैं। सब जगह नहीं होते, लेकिन जैसे जिले में एक हो गया, या तालुका या ब्लॉक तहसील स्तर पर एक हो गया जहाँ कई विद्यालय हैं, तो वहाँ पर सारा मटेरियल वहाँ से भेजा जाता है, छात्र वहाँ से ला सकते हैं। और कभी कभी वो हफ्ता में एक दिन या महीने में 2 दिन वहाँ पर एक शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, जिनसे आप जा कर के अपने समाधान समस्याओं का कर सकते हैं। उनसे बातचीत करके जो आपको कठिनाइयाँ हो रही हैं सिलेबस को समझने में, उनको आप कर सकते हैं। तो ये अध्ययन केंद्र भी बने होते हैं। इस स्टडी केंद्र जिनको बोलते हैं, ये अध्ययन केंद्र, इनका भी इस दूरस्थ शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। ये इसका मुख्य अंग है कि सप्ताह में आप कहाँ जाएंगे फॉर्म भरने, एक जगह बनी हुई है, स्टडी सेंटर बना हुआ है। वहाँ पर जाके आप फार्म भी भरते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं क्या क्या करना है, आपको कब कब आना है पेपर देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये थे इसके प्रमुख अंग जो इस शिक्षा को संचालित करने में अपना बड़ा योगदान देते हैं। और इसे स्टडी केंद्रों पर ही कई बार आपने देखा होगा, यहाँ पर पुस्तकालय है, मतलब जहाँ से आपको किताबें दी जाती हैं, उनको लाइब्रेरी समझिए। वो डिपार्टमेंट छाप के भेजता है जो डिस्टेंस एजुकेशन को संचालित करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हों, या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय हों, या खुले मुक्त विद्यालय हों। ये सारे जो विद्यालय, जो संस्थाएं हैं शिक्षण की, जो डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा को संचालित करती हैं, उनके जगह जगह केंद्र बने होते हैं। वहाँ उनकी पुस्तकालय की व्यवस्था की रहती है, वहाँ से पुस्तकें वितरित की जाती हैं। वहाँ पे प्रयोगशालाएं भी होती है प्रैक्टिकल के लिए, जहाँ प्रैक्टिकल विषय है, जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, वो प्रैक्टिकल के लिए वहाँ लैब भी बनी होती है। तो ये परिसर युक्त जो केंद्र हैं, वो अध्ययन केंद्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो हुई बात, आपको दूरस्थ शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। दूरस्थ शिक्षा के अंगों पे मैंने बात की। इसकी हम एक परिभाषा भी अगर जानना चाहें तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक परिभाषा पे बात करते हैं, इसको आप चाहे तो नोट करना चाहे तो करिए, नहीं तो मैं मिटा के फिर एक परिभाषा पे आपको चर्चा करता हूं, फिर अगले विषय पे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा की। तो ये जो परिभाषा मैं लिखने वाला हूं, ये डिस्टेंस एजुकेशन की परिभाषा है। परिभाषाएं अलग अलग शिक्षा शास्त्रों ने बहुत सारी चर्चाएं इस पर की हैं, पर मैं यहाँ किसी एक आध परिभाषा पर ही चर्चा करूंगा। आप किताबों से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें एक थे होलमबर्ग। इन्होंने इस शिक्षा के बारे में क्या कहा, इस पर मैं बात करूंगा। तो इन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा अध्यापन की अनेक प्रकारों में से एक है, यानी दूरस्थ शिक्षा अध्ययन के अनेक प्रकारों
में से एक है। एक तो इन्होंने ये बात कही इसके बारे में कि कई प्रकारों में से एक प्रकार है जो कक्षा में अपने छात्रों के साथ उपस्थित अध्यापकों के जो कक्षा में अपने अध्यापकों के साथ जो कक्षा में अपने छात्रों के साथ जो कक्षा में अपने छात्रों के साथ अपने छात्रों के साथ उपस्थित अध्यापकों के निरंतर उपस्थित अध्यापकों के निरंतर या तात्कालिक भी कह सकते हैं। निरंतर तात्कालिक एक शब्द होता है, निरंतर तात्कालिक। इसको पर्यवेक्षण भी कह सकते हैं, निरीक्षण। पर्यवेक्षण से रहित होता है, रहित है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात हुई। और जिसमें वे सभी शिक्षण विधियां समाहित रहती हैं, जिसमें वे सभी शिक्षण विधियां समाहित रहती हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें मुद्रण यांत्रिक, जिनमें मुद्रण यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के द्वारा शिक्षण किया जाता है। ये बहुत लंबी परिभाषा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण लगी इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है। अब इसको समझिए। दूरस्थ शिक्षा के अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा अध्ययन के अनेक प्रकार, यानी जितने भी स्टडी करने के तरीके हैं, ढंग हैं, या पढ़ने पढ़ाने के जो शिक्षा प्रदान करने के तरीके हैं, उनमें से एक है। ये शिक्षा प्रदान करने के विभिन्न तरीकों में से एक तरीका है जो कक्षा में अपने छात्रों के साथ उपस्थित अध्यापकों के निरंतर तात्कालिक पर्यवेक्षण से रहित है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कक्षा में अपने छात्रों के साथ उपस्थित अध्यापकों के निरंतर तात्कालिक पर्यवेक्षण से रहित है। यानी जिस समय क्लास में, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि एक क्लास बैठी है, 50-100 बच्चे बैठे हैं और वहाँ पर एक टीचर है। किसके साथ है? अपने छात्रों के साथ। तो वो लगातार जो है उनका ऑब्जर्वेशन करता रहा है, सुपरविजन करता रहता है, उन पर निगरानी रहती है जब वो पढ़ाता है। कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तात्कालिक मतलब उस परिस्थिति में जिस समय वो क्लास चल रही है। तात्कालिक का मतलब यहाँ पर उससे है। तात्कालिक पर्यवेक्षण, जिस समय क्लास में शिक्षण चल रहा है, क्लास चल रही है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो उस समय उनका ऑब्जर्वेशन जो करता रहता है, पर्यवेक्षण या निरीक्षण भी इसको कहते हैं, जो टीचर के द्वारा बच्चों का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है, ये उस ऑब्जर्वेशन से रहित है। ये जो पर्यवेक्षण होता है, इसमें ऐसा कुछ पर्यवेक्षण नहीं होता। क्लास में तो टीचर की नज़र में सब कुछ रहता है,
कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है कि कम सीख रहा है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ये सब बातें नहीं है, ये उससे रहित है। मतलब ये इसका अभाव है यहाँ पर तो टीचर ने आपको वहाँ से किताबें दे दी जाती हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, कितनी देर पढ़ रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं किसी को पता नहीं है, कितना समझ रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, कोई पता नहीं है। तो ये जो सुपरविजन है ये इसमें नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात ये की गई। और जिसमें वे सभी शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधियाँ इसमें सारी समाहित रहती हैं। भले ही ये उस सुपरविजन से रहित है, लेकिन इसमें वे सभी शिक्षण विधियाँ समाहित रहती हैं जिनमें मुद्रण यानी प्रिंटिंग का, देखिए मतलब छपाई जिसको हम बोलते हैं, यांत्रिक होता है गतिमान, और या इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के द्वारा शिक्षण किया जाता है। यानी देखिए आपकी जो किताबें छपी हुई हैं उनको किस तरह पढ़ना है, क्या होता है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, वो इसमें तरीका रहता है। यांत्रिक जो गतिविधियां आप करते हैं इसमें, यानी ये जो किताबों को पढ़ने के बाद जो आपका किताब को पढ़ने से, अध्ययन करने से जो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जो मानसिक कसरत होती है, वो क्लास में भी होती है और यहाँ भी आप किताब पढ़ेंगे तो वही होगा। और जिन इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के द्वारा शिक्षण किया जाता है, माने क्लास में आप बच्चे बैठे हैं आपके सामने, आप चाहे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर पर बैठकर वीडियो देख सकते हैं, टीवी से सुन सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं, ऑडियो कैसेट लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर लाकर कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। तो जितनी भी प्रकार की ये इलेक्ट्रॉनिक विधि और ये मुद्रण विधि, यांत्रिक विधि तकनीकों के द्वारा जो शिक्षण होता है, जो पढ़ाया जाता है, इनका सबका इसमें समावेश रहता है। ये इस प्रकार की शिक्षा, बस एक ही चीज़ है कि इसमें ये पर्यवेक्षण, जो तात्कालिक पर्यवेक्षण है, ये इसमें नहीं होता। ये इस प्रकार की शिक्षा है, ऐसा होल्मबर्ग ने कहा। तो ये थी इसकी परिभाषा। तो मैं समझता हूँ समझ में आएगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। मैं अगले उद्देश्य की तरफ, इसका विशेषताओं पे बढ़ता हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया। अब मैं इसके ये परिभाषा आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। इसके बाद मैं इसकी कुछ विशेषताओं पे बात करता हूँ। ये जो दूरस्थ शिक्षा है इसकी क्या क्या विशेषता है, इन पे थोड़ी चर्चा बात करते हैं। विशेषताएं यानी दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, इन पे अगर बात करें तो इन पे मैं थोड़ी सी नज़र डालूंगा। सबसे पहले देखिए शिक्षक छात्र विभेद, नंबर 1, शिक्षक छात्र विभेद, मतलब इसमें टीचर और अध्यापक में फर्क होता है। ये जो अंतर है, विभेद का मतलब अंतर, क्या अंतर है कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं, इसमें आमने सामने नहीं होते, इसमें ये अंतर है। औपचारिक शिक्षा में और दूरस्थ शिक्षा में ये अंतर है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी बात है इसकी कार्यक्रम विभेद। कार्यक्रम विभेद ये भी एक अंतर है। यानी औपचारिक शिक्षा में एक नियमित कार्यक्रम होता है, पूरे वर्ष भर की एक नियोजित प्रक्रिया होती है, कब एग्जाम होंगे, कहाँ बैठा जाएगा, किस स्कूल में बैठा जाएगा, कौन सी क्लास किस रूम में लगेगी, कौन टीचर पढ़ाएगा, ये सारी एक समय सारणीबद्ध तरीके से काम होता है, योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो आप जब आपके परीक्षाओं का समय आएगा वो निर्धारित कर देते हैं और वो परीक्षाएं आपको देनी होती है। कार्यक्रम अलग अलग है। यहाँ विद्यालय के जैसा कोई कार्यक्रम नहीं होता। आप कब पढ़ेंगे ये कोई कार्यक्रम नहीं है, कितनी देर आपको पढ़ना है कोई तय नहीं है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेल्फ अनुदेशन करें, जब जब आपका मन करे, जितना चाहे, जितनी देर चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें आप पढ़ें। तो ये कार्यक्रम में भी अंतर होता है, ये इसकी एक विशेषता दूसरी है। व्यक्तिगत अध्ययन है, तीसरी विशेषता इसकी ये है कि ये व्यक्तिगत अध्ययन है। स्कूलों में आप सामूहिक रूप से समावेशी कक्षाओं में पढ़ते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन, ये इसकी तीसरी विशेषता है। स्कूलों में आप समावेशी शिक्षाओं के तहत पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा से मतलब यहाँ पर ऐसे सभी छात्र जो विभिन्न रुचियों वाले हों, विभिन्न बुद्धि स्तर वाले हों, विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले हों, उन सभी छात्रों को एक स्थान पर बैठकर जो है शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा है। तो ये समावेशी शिक्षा से अलग व्यक्तिगत होती है। वहाँ सामूहिक रूप से कई छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आपको व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना पड़ता है। ये इसकी
तीसरी विशेषता लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब जो नियम है इसके उसमें लचीलापन होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होते। आपको औपचारिक शिक्षा में प्रतिदिन स्कूल जाना होता है, क्लास में बैठना होता है, समय समय पर जो कार्यक्रम देते हैं वो पूरे करने होते हैं, होमवर्क दिया जाता है, जो भी विद्यालय की गतिविधियां हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है। आप चाहे तो साल भर बैठकर रोज पढ़ें, आप चाहे एक दिन भी किताब न पढ़ें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी आप पढ़ाई करेंगे उसी हिसाब से आप लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उसी प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लचीलापन है, ये इसकी चौथी विशेषता है। और पांचवी विशेषता है इसकी अप्रत्यक्ष शिक्षा। ये जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है, ये प्रत्यक्ष रूप से न दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली शिक्षा है। प्रत्यक्ष शिक्षा वो शिक्षा होती है जो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके दी जाती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली इसलिए है क्योंकि इसमें छात्र और अध्यापक आमने सामने नहीं होते, एक दूसरे की शंकाओं का समाधान वो नहीं कर सकते और स्वयं ही छात्र को सीखना होता है। अगली विशेषता जन माध्यम, ये जिनको हम कहते हैं जन संचार माध्यम भी कह सकते हैं, जन संचार भी कह सकते हैं आप माध्यम। ये शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो जन संचार माध्यमों के द्वारा दी जाती है, इसकी जो है छठी विशेषता है। और इनमें क्या क्या आता है आपका रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो, वीडियो, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जनसंचार माध्यम में, जिसको जो है जिनके द्वारा ये शिक्षा चलती है। पुस्तकें भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये सारे पुस्तकें भी जनसंचार का माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब इसी में आता है। अगला आप देखिए कम खर्चीली है, ये कम खर्चीली है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत इसमें नहीं है। औपचारिक शिक्षा से यानी नियमित इस कॉलेज जाने से आपका बहुत खर्चा होता है, डेली आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, मंथली फीस भी देनी होती है। हालांकि अब गवर्नमेंट स्कूलों में कम फीस है, लेकिन रेगुलर शिक्षा में आपका इसलिए भी खर्च होता है क्योंकि आपका रोज़ समय देना होता है। तो यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने रोजगार से जुड़ा है वो तो स्कूल जा नहीं पाएगा, जो अपना बिजनेस करता है, काम करता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो रोज़ जाए, तो उसके लिए ये बहुत कम खर्चीली है, यानी कम खर्च में आपको ये पढ़ाई मिल सकती है। और पर्यवेक्षण नहीं है इसमें, सुपरविजन नहीं है। पर्यवेक्षण जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, पर्यवेक्षण जो परिभाषा में बात बताई गई कि पर्यवेक्षण से रहित है। कोई सुपरवाइजर नहीं आएगा आपको देखने, आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ तो टीचर देखता है, लेकिन आप घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो सुपरविजन नहीं है, पर्यवेक्षण रहित है। अगला है द्विमार्ग संप्रेषण। ये जो है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, द्विमार्ग संप्रेषण। इसमें ये व्यवस्था रहती है, ये इसकी विशेषता है कि जहाँ स्टडी सेंटर बने होते हैं, यदि छात्रों को तकलीफ आ रही तो उनके स्टडी सेंटर के द्वारा समय समय पर 2 दिन का 4 दिन के एक फिक्स रहता है कि आप इस दिन आकर के अपने टीचर से मिल करके विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वहाँ आप संवाद कर सकते हैं। तो 2 मार्ग रहते हैं, वहाँ टीचर उनको समझा भी देता है और अपनी बात छात्र भी कर सकते हैं। पर ऐसा कब होगा ये तय नहीं रहता, इसका समय समय पर बदलता रहता है और सेंटर द्वारा तय किया जाता है। अगला है स्वयं सीखने की विधि है, ये एक विशेषता है। स्वयं सीखता है आदमी, स्वयं सीखने की विधि है। विद्यालय में आपको सिखाया जाता है, वहाँ दूसरे व्यक्ति सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्वयं पढ़ना है, स्वयं सीखना है, स्वयं समझना है, कोई गाइड आपके पास नहीं होगा। ये इस प्रकार की है। और एक समांतर प्रणाली भी है, ये एक ऐसी प्रणाली जिसमें वयस्कों को, ऐसे बेरोजगार जो पढ़ना चाहते हैं और अपनी मजदूरी या किसी व्यवसाय के कारण वो जो है लगातार विद्यालय में नहीं जा पाते,
तो उन लोगों को डिग्री प्राप्त करने के लिए, डिप्लोमा प्राप्त कराने के लिए समान अवसर देती है, इसलिए समांतर प्रणाली है। वो कोई भी हो, जो ऐसे छात्र जैसे घर में किसी के कोई समस्या है, वो घर से ज़्यादा समय रेगुलर टाइम पे स्कूल नहीं जा पाता, पढ़ना चाहता है, कोई व्यापार में है, बिजनेस में है, वो पढ़ना चाहता है, तो अपना बिजनेस के साथ वो पढ़ेगा, उसको भी वही डिग्री दी जाएगी। जो घर पे बैठ करके पढ़ रहा है उसको भी वही डिग्री जाएगी। कोई नौकरी में है, वो पढ़ना चाहता है, अपनी शिक्षा बढ़ाना चाहता है, उसको भी वही डिग्री दी जाएगी। जो जिस स्तर की डिग्री चाहता है और उसके लिए वो परीक्षा देता है, स्वयं पढ़ता है, तो वो डिग्री सबको दी जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी दूरस्थ शिक्षा की। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गई होंगी। आप इनका शॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं एक अगला बिंदु लास्ट इसका उद्देश्य रह गया, उस पर चर्चा करके किसे ख़त्म करता हूँ। आप लेना चाहें लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा करके। अब मैं अगले बिंदु पे बढ़ता हूँ, जो उसका एक महत्वपूर्ण है सबसे, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उद्देश्य। देखिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, और इस दूरस्थ शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा आप समझिए। जब भारत में या कई देशों में इस तरह की समस्या आई कि सबको पढ़ना चाहिए, शिक्षा क्योंकि जीवन का आधार है, विकास का मार्ग है, तो कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। अब जब सर्वे होता है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब सर्वे करते हैं कि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है समाज में जहाँ कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग सुविधा के अभाव में नहीं पढ़ पाते, कहीं पर क्षेत्र में स्कूल नहीं है, कहीं किसी की कंडीशन ऐसी है, महिलाओं की खास करके कोई महिलाओं को भेजना नहीं चाहता है असुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं निकल करके आई कि शिक्षा सबको घर पहुंचाई जाए। यानी तो सबसे पहले शिक्षा को, पहले क्या था ना, अब क्या है, आजकल हर आदमी शिक्षा लेने के लिए विद्यालय जाता है, लेकिन जो आदमी विद्यालय जा रहा है वो तो शिक्षा ले ही रहा है, लेकिन जो आदमी अपने घर पे बैठा है उसको कैसे शिक्षित करें? तो उसके घर पर स्कूल भेजा जाए या शिक्षा को उसके घर पर भेजा जाए। तो इसके लिए दूरस्थ शिक्षा की उत्पत्ति हुई, और इसका उद्देश्य था, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, उद्देश्य पहला उद्देश्य इसका व्यक्तियों के घर शिक्षा पहुंचाना। इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। व्यक्तियों के घर शिक्षा पहुंचाना, ये कोई वस्तु तो है नहीं कि इसको उठा के गाड़ी में भिजवा के अपने भिजवा दिया, लेकिन मैं इसको जनरल भाषा में कह रहा हूँ कि व्यक्तियों या ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, वो चाहे महिलाएं हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, जो विद्यालय जाते जाते अवरुद्ध हो गए हैं, जिनकी किसी कारण परीक्षा छूटी, चाहे घर का कारण हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, चाहे भौगोलिक परिस्थिति के कारण हो, किसी भी कारण जिस व्यक्ति की शिक्षा छूट गई है, ऐसे व्यक्तियों के घर शिक्षा पहुंचाना, ये दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। घर कैसे पहुंचेगी कि आप अपने घर पर ही रह करके पढ़ाई करिए, आप फॉर्म भर दीजिए, आप उस विद्यालय का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी सुविधा आपके हैं उसको फॉर्म भर करके आप वहाँ से किताबें लेकर के, वो किताबें आपको मिलेंगी और घर पर रहकर आप पढ़ाई पूरी करिए और आपको डिग्री मिल जाएगी। ये इस शिक्षा का उद्देश्य था। इससे क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का जो अधिकार है, ज्ञान बढ़ाने का जो अपना अधिकार है, उसके ज्ञान करने की वृद्धि का अवसर मिलेगा। ये इसका पहला उद्देश्य था, इस दूरस्थ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात आप देखिए, विशेषकर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना, उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए, ये इसलिए किया गया कि बहुत सारे बालक माने 8वीं कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि या तो उसके 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक आसपास तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पर वो जा सके, और जहाँ पर है वहाँ वो पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि तो उसके पास क्योंकि इतने संसाधन नहीं है। तो उच्च शिक्षा कैसे बढ़ेगी? और जब तक व्यक्ति उच्च शिक्षा से नहीं जुड़ेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए भी दूरस्थ शिक्षा ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, और इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
जो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। हर स्टेट में उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। वो चाहे बीए करें, एमए करें, दुनिया भर के उसमें कोर्स हैं, सैकड़ों कोर्स हैं। आप चाहे जिस कोर्स की भी आप ट्रेनिंग लेना चाहें, जिसमें भी आप डिप्लोमा या डिग्री लेना चाहें, वो व्यवस्था करते हैं। तो उच्च शिक्षा के अवसर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचें, इस दृष्टिकोण से इसका जो है निर्माण किया गया, इसकी अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया गया। दूसरा, ये कम खर्चीली शिक्षा है। कम खर्च पर अच्छी शिक्षा मिले, ये भी आप लिख सकते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करना। तो ये कम खर्च पर, क्योंकि अब कहीं आपको यूनिवर्सिटी में जाना है या दूसरी जगह पढ़ने जाना है, आपके पास इंटर कॉलेज नहीं है। ये समस्या आज तो खैर है, काफ़ी मात्रा में खुल गए हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां 7वीं 8वीं के बाद शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उन्हें या तो 10 किलोमीटर चल के जाना है, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। बरसाती दिक्कतें हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, भारत का जो भूभाग है वो विभिन्न परिस्थितियों वाला है। तो ऐसे में सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कम खर्च पर अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, उसके लिए भी ये प्रयास किया गया। और ये उसका तीसरा उद्देश्य है कि ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े और सभी लोग पढ़ सकें, ऐसी बात। दूसरा, देखिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना। ये जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोग जो अपने शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते, या जो सामाजिक रूप से शिक्षा से वंचित रहे हैं, चाहे वो दलित हों, निम्न जाति वर्ग के लोग हों या अल्पसंख्यक हों, और इसके अलावा किसी भी जाति धर्म के लोग, वो लोग जो आर्थिक रूप से गरीब है, जो अपना खर्च नहीं उठा पाते, इनको आप शिक्षित कैसे करेंगे, शिक्षा कैसे देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रख करके ये कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे छात्र जो रेगुलर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए और बीच में छोड़ दी, वो जब ओपन स्कूलिंग में जाते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाते हैं, तो यहाँ पर सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। इनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, दलित, आदिवासी, जनजाति के लोग हैं, उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। ये भी एक उद्देश्य है कि इनको शिक्षित किया जाए। अगला, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले लोग, विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले लोग, ऐसे व्यक्ति जो विषम भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं, व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना। ये लोग वो होते हैं जो सक्षम तो हैं, पढ़ भी सकते हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां ना तो आवागमन के साधन है, ना मौसम साथ देता है, कभी कुछ, कभी आपदा, कभी कुछ, कभी बाढ़। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विषम परिस्थितियों वाले जहां रेगुलर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को भी शिक्षा प्रदान करने का जो है इनका उद्देश्य है दूरस्थ शिक्षा का। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य पे मैंने बात की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी कारण से पढ़ाई छूट गई, बीच में शिक्षा छूट गई, या दूर स्कूल होने की वजह से नहीं जा पाए, या अन्य किसी ऐसे कारण की वजह से जिससे उसकी शिक्षा प्रभावित हुई हो, उन सब लोगों को घर पर शिक्षा उपलब्ध कराना इस शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब इसके एक नज़र में डालता हूँ साधनों पे, इसकी साधन क्या क्या है जिनके द्वारा ये शिक्षा दी जाती है, थोड़ा सा उससे मैं आपको बात कर देता हूँ।
साधन की। साधन में देखिए, इसके जब साधन की हम बात करेंगे तो एक तो पत्राचार के द्वारा, डाक द्वारा किताबें भेजी जाती थी पहले। अब इसकी जगह ईमेल हो गई, ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटर आ गया, नेट आ गया। इसके अलावा मुक्त विद्यालय जिनको ओपन स्कूल कहते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये सारे इसके जो है बहुत अच्छी तरह से साधन हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें रेडियो भी इसी में आता है, टेलीविज़न भी इसी में आता है, रेडियो आप लिख सकते हैं, दूरदर्शन आदि, ये सब दूरस्थ शिक्षा के साधन हैं। तो ये थी आज के वीडियो की हमारी दूरस्थ शिक्षा की विस्तृत चर्चा। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी कुछ इसको मदद मिलेगी आपको इसको समझने में। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके साथ ही अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।